हर्ष के साथ हम अपने मैम डॉक्टर पुष्पम नारायण को आमंत्रित करते हैं कि आप हमें दो शब्द नहीं बल्कि शब्दों से शब्द प्रेरित कर हमें नई ऊर्जा प्रदान करें। मैम डॉक्टर पुष्पम नारायण। सबको नमस्कार। सबसे पहले इस गांव के अभिभावकों को नमस्कार, मातृशक्ति को प्रणाम करती हूं और नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से आज आप लोगों के बीच उपस्थित होने का जो अवसर मुझे दिया है, मैं उन सभी जुड़े हुए व्यक्तियों को नमस्कार और आदर सम्मान करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति कलाकार होता है, एक छोटा बच्चा भी कलाकार होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक कला छिपी होती है। ज़रूरत है सभी अभिभावकों को इस ओर ध्यान देने की कि हमारे बच्चे को किस विषय में रुचि है। हम सभी दूर दूर देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बहुत सारी विधाएं हैं जिधर बढ़ाना है, लेकिन जो उसके अंदर कला छिपी होती है इस ओर हम ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि यदि हम कला के माध्यम से, जिसमें उस बच्चों को रुचि हो, आगे बढ़ाते हैं तो वो बच्चा आगे चलकर अपने समाज, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश का ही नाम रोशन नहीं करता बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन करता है। आपके गांव के बीच के बच्चे, जिसे आपने छोटी उम्र में देखा होगा, आज बड़े होकर अभी इसी मंच से वो बार बार उद्घोषणा कर रहे थे कि प्रथम एनएसडीएन, अभी भी कई बच्चे एनएसडी में पढ़ रहे हैं। कई ऐसे कलाकार, ऐसे बच्चे जो देश में परचम लहरा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। ये बेगूसराय की धरती तो सांस्कृतिक धरती है ही। मैं इस धरती को नमन करती हूँ और यहाँ के, मुझे लगता है देखने से, क्योंकि मैं बेगूसराय से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के हर व्यक्ति और हर मिट्टी में एक सांस्कृतिक खुशबू आती है। बस ज़रूरत है उसे तराशने की, जिसके लिए अभी ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन का एक मकसद सिर्फ किसी चीज़ को करा देना नहीं होता है, किसी खास विषय पर लेकर उसको आगे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि कार्यशाला का एक उद्देश्य यह भी होता है, और ख़ासकर गांव में आकर किसी भी कार्यशाला को आयोजित करना, गांव में छिपी हुई उन बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाना। छोटे छोटे बच्चे जिसके बारे में उनके अभिभावक, उनके माता पिता को भी पता नहीं होता कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या उसमें क्षमता है, क्या उसकी योग्यता है। और वैसे बच्चों को घर से अगर किसी कार्यशाला में आप जोड़ते हैं तो उस बच्चे के अंदर जो एक खुशबू होती है, उस बच्चे के अंदर जो एक टैलेंट छुपा होता है, वो ग्रुप में काम करने से, ग्रुप में कार्यशाला में आने से वो प्रस्फुटित होता है, वो आगे बढ़ता है, वो निखर के आता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार, ऐसी कलाएं जो गाँव में छिपी हुई है, सामने नहीं आ पाती। हमारी चीज़ को दूसरे जगह के लोग, विदेशों से लोग आकर उसको डॉक्यूमेंटेशन करके ले जाते हैं, फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं और वहाँ अपने देश की चीज़ को विदेश में वहाँ संभाल के रखते हैं। लेकिन हम लोग अपनी चीज़ को नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने एक लोक कला विषय के लिए विभाग खोलने का आदेश दिया है। माननीय कुलपति जी ने मुझे बुलाकर कहा कि ये
विभाग मत खोलिए, आप एक बड़ा सा केंद्र का प्रोजेक्ट लेकर मेरे पास आइए। उसका जिम्मा मुझे दिया गया है और मैं देख रही थी यहाँ मैं अभी सर्वे कर रही हूँ पूरा इस सारे बिहार के बहुत सारे जगहों का, कि उस सिलेबस को इस तरह से बनाऊँ कि हमारी कोई भी कला छूटे नहीं पूरे बिहार को। उन्होंने मिथिला के लिए कहा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मिथिला की कला के साथ मुझे दूसरी कला को जिस तरह से भी समाविष्ट करना हो मैं करूँगी, ताकि कोई भी कला छूटे नहीं है। अभी मैं देख रही थी यहाँ उस छप्पर पे जो बुनावट है वो भी एक कला है, माताओं के गले में जो गोदना है वो भी एक कला है, सूप बुनना है, चटाई बिनना है, वो भी एक कला है, पाक भी एक कला है, अच्छा खाना बनाना, तिलौरी अदौरी बड़ी पापड़ जो बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, ये सब एक कला है। हमारी ग्रामीण माताएं बहनें बहुत अच्छे से बनाती हैं। हमने अपने गांव में देखा है, मैं भी गांव में पली बढ़ी हूँ, मैंने देखा है कि हमारी चाची हाथ से रोटी ऐसे ठोकती थी, लेकिन आज घर में वो उपलब्ध नहीं है, घर में लोग नहीं कर पाते। ये सब भी एक कला है, एक टेक्निक है, जिस चीज़ को लेकर सरकार भी चिंतित है। और हमारी जो कलाएं हैं जो छूटती जा रही हैं, जो पीछे चली जा रही हैं, इन चीज़ों को हमें कैसे सहेजना है, विलुप्त हो रही चीज़ों को कैसे लाना है, कैसे हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट, लोक वाद्य, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य सब छूटते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों को हमें समाहित करना है। तो मैं जितने भी यहाँ कलाकार हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कला की कोई भी सामग्री हो तो आप मुझे ज़रूर उपलब्ध कराएं एक लिखित माध्यम में, ताकि मैं उसको उस पाठ्यक्रम में शामिल कर सकूं। और फिर मैं आप लोगों का एक बायोडाटा लेकर मैं चाहूँगी कि उसको सिखाने वाले लोग भी वहाँ हों, क्योंकि ये बहुत विस्तृत रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है, जिसके लिए बहुत बृहद प्रोजेक्ट है, कई करोड़ों का प्रोजेक्ट है। तो कलाकार के लिए शैक्षणिक योग्यता मेरे ख्याल से बहुत महत्व नहीं रखती, जो उसकी अपनी कला है उसमें उसे महारत हासिल होनी चाहिए। चूँकि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है तो विश्वविद्यालय कुछ न कुछ मापदंड तो रखती है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि उसको शिथिलता जिस प्रकार से हमें करना हो, माननीय कुलपति जी से अनुरोध करेंगे। और हम चाहेंगे कि गांव घर में जो भी छुपी हुई कला है वो सामने निखर कर आए, सामने आए, ताकि हम उस कला को फिर से विकसित कर सकें, सिखा सकें और उसकी प्रबंधन कर सकें, उसका मार्केटिंग कर सकें, और देश ही नहीं विदेश में भी हम अपनी कला को इस माध्यम से आगे बढ़ा सकें। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है, कृपया मेरे अनुरोध पर आप सब मुझे मदद करें, आप सबकी सहायता मुझे चाहिए। 10 दिवसीय इस कार्यशाला में 30 बच्चों ने भाग लिया। तो 30 बच्चे तो यहाँ नियमित थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये मलाल होगा कि मैंने इसमें क्यों नहीं भाग लिया, और वो बाहर खड़े होकर जरूर करते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि आजकल दूरदर्शन, टीवी और ये मोबाइल के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत आजकल वो टिकटॉक वगैरह बहुत चला था, बहुत बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तो कला की क्षमता हर बच्चों में होती है, तो अगर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं तो बच्चों को आगे आने का अवसर मिलता है। मैं इसके लिए सनोज जी को, संतोष जी को और जो भी इस नवकिरण आर्ट फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बधाई देती हूँ, और उन्होंने मुझे इस धरती पर आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आप सभी माताओं, बहनों और अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस क्षेत्र में अवश्य लाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति आ गई है, इस शिक्षा नीति में सारी कलाएं एक मुख्य विषय के रूप में आपके सामने आएगी।
अभी तक आप ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं। अब कोई इंजीनियरिंग करने वाला छात्र भी संगीत ले सकता, नाट्य ले सकता, चित्रकला ले सकता। तो आपके अंदर जो एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से जो पढ़ाई की व्यवस्था आ रही है, तो आपको किसी न किसी कला से अपने को जोड़ना होगा। पढ़ने के ख्याल से भी, अपने को ध्यान केंद्रित करने के ख्याल से भी। कोई भी कला आपको आत्म केंद्रित करती है, आपको एक प्रकार का मेडिटेशन देती है, आपके चित्त को एक शांति देती है। तो आप किसी न किसी कला से जुड़े, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, उनके सुखद और आगे बढ़ने के जीवन की कामना करती हूँ। और आप सभी ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम कि आपने हमारे गांव को भी एक नई जानकारी देते हुए उसकी ओर प्रेरित होने के लिए आपने प्रेरणा दिया है। और हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ कला का चुनाव करें और हम उसके प्रति आगे बढ़ें। तो अब हम कार्यक्रम समापन की घोषणा हो। ये हमने 2 सत्र में कार्यक्रम रखा था। ये पहला उद्घाटन सत्र